गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 की एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा भाग प्रथम चल रहा था, पृथ्वी हमारा आवास, जिसके अंतर्गत लेसन 4 हमने रीड कर लिया था। उसका हमने एक बार रीडिंग मार ली थी और मैंने आपको समझाया भी था। अगर नहीं कहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बता सकते हो फ़ोन करके या कमेंट्स करके, तो मैं उसको फिर से सुधार करूँगी। अब है इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है इसके कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि राइट और रॉन्ग बताना है आपको इसमें से। ठीक है, तो है पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्षों का जो वितरण दिखाया जाता है वो किस तरह के मानचित्रों में दिखाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है क भौतिक मानचित्र, दूसरा है थीमेटिक मानचित्र और तीसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? भौतिक मानचित्र यूज़ लिया जाता है नदी है, पर्वत है, पठार है, महाद्वीप है, महासागर है, उनके लिए। और राजनीतिक मानचित्र किसके लिए यूज़ लिया जाता है? राजनीतिक मानचित्र यूज़ लिया जाता है कि जैसे किसी भी देशों को बताने के बारे में, राज्यों को बताने के बारे में, जिलों को बताने के लिए, राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताने के लिए। तो अब वृक्षों का वितरण किस में दिखाया जाता है? वृक्षों का वितरण दिखाया जाता है थीमेटिक मानचित्र। तो इसका सही उत्तर है ख। दूसरा क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? क है इसका जलाशय, ख है पर्वत, ग है मैदान। तो ख पर्वत के लिए तो किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? पर्वतों के लिए भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है और मैदानों को हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क जलाशय। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक यानी कि दिशा सूचक, दिक् यानी कि दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी को मापने के लिए। तो दिक् सूचकों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए तो थीमेटिक यूज होता है, दूरी को मापने के लिए पैमाना लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। रेखा चित्र के लिए तो केवल आप आड़ी तिरछी कैसी भी लाइनें खींच सकते हो। प्रतीकों के लिए आपको प्रतीक बनाने होते हैं। मंदिर के लिए कैसा प्रतीक है, मस्जिद के लिए कैसा प्रतीक है, जलाशय के लिए कैसा प्रतीक है। लेकिन पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है? पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। तो पैमाने के लिए जो आवश्यक है वो पैमाना किसके लिए आवश्यक है? पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदिर का प्रतीक चिन्ह है। मंदिर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ये देखिए इसमें है, ये एक बना हुआ है, इसके ऊपर ध्वजा का निशान है, झंडे का। तो ये होगा या ये है, इस पे ऊपर क्या बना हुआ है? एक प्रकार से एक लाइन बनी हुई है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है। और ये है, ये एक भी एक प्रकार की बनी हुई है और इसके ऊपर भी 3 क्रॉस बने हुए हैं, 3 प्लस बने हुए हैं। तो मंदिर के लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है वो क है, जिसपे ये ऐसे जैसे मंदिरों में अपनी ध्वजा लगाती है या झंडा लगता है, उसी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, ग्लोब अध्ययन की कुछ क्या होती है? ग्लोब अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। तो ग्लोब अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। दूसरा प्रश्न है, मुख्य दिशाएं होती हैं। तो मुख्य दिशाएं कितनी होती है? मुख्य दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। किन के उपयोगों में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है? तो प्रतीकों के उपयोग में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। चौथा प्रश्न है, रेखाचित्र याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर क्या आधारित होते हैं? तो रेखाचित्र जो होते हैं वो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। पांचवा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। खाका मैंने बताया था ना उस दिन, आपको ड्रॉ भी करके बताया था कि ये घर का खाका किस प्रकार से बनाया जा सकता है।
तीसरा प्रश्न है सत्य और असत्य बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है? सत्य और असत्य बताइए, यानी कि राइट और रॉन्ग। पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने में ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। क्या पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने में ग्लोब है वो काफ़ी उपयोगी होता है या मानचित्र उपयोगी होता है? नहीं, ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है। क्यों? कि ग्लोब पे आप विश्व के सारे देशों को बता सकते हैं, जबकि मानचित्र में हालांकि विश्व के सभी देश दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ग्लोब ज़्यादा पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा? पहला सही है। दूसरा है एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव है। क्या ग्लोब जो है एक गोलाकार सतह, तो क्या उसको पूरी तरह से चपटा करना संभव है? नहीं। पहले भी बताया था कि ग्लोब को पूरी तरह से चपटा नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव है? नहीं, ये गलत है। अब है तीसरा, बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या महादेशों को कागज पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों, जैसे चीन वगैरह, चीन है, कनाडा है, रूस है, ये बड़े देश हैं विश्व के, तो इनको कागज पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं ना। तो इतना बड़ा पैमाना थोड़ी ना है जितना इनका ये क्षेत्रफल है, तो इनके लिए क्या किया जाता है? छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन क्या हुआ हमारा? ये कथन हमारा सही हुआ। चौथा प्रश्न है दिक् सूचक की चुंबकीय सुई हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। क्या दिक् सूचक की जो सुई होती है वो हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में होती है? नहीं, ये गलत आंसर है। हमेशा दिक् सूचक की जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ होती है। चौथा प्रश्न है सही मिलान कीजिए। तो इसमें कॉलम 1 है, उसमें पहला है प्राकृतिक आकृतियाँ, दूसरा है देशों की सीमाएं, तीसरा है सड़क मानचित्र और चौथा है बिना पैमाने के कच्चा आरेख। तो इसको इस वाले से मिलान करना है। तो इसका मिलान हम करेंगे कि प्राकृतिक आकृतियाँ वो किस में दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है भौतिक मानचित्रों में। किसी देश की सीमाएं वो किस में दिखाई जाती है? वो दिखाई जाती है राजनीतिक मानचित्र में। सड़क का जो मानचित्र होता है वो कैसा होता है? वो होता है थीमेटिक मानचित्र। और बिना पैमाने का जो आरेख होता है वो क्या होता है? वो होता है रेखा चित्र। यानी कि जो ए है इसका होगा बी है उसका होगा अ, सी है इसका होगा द और डी है इसका होगा स। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, ये मिलान किया मैंने यहाँ किया है कि प्राकृतिक आकृतियाँ कैसी होती हैं? वो भौतिक मानचित्र में दिखाई जाती हैं। देशों की जो सीमाएं होती है वो राजनीतिक मानचित्रों के अंतर्गत आती हैं। फिर है सड़क का मानचित्र है वो कैसा होगा? थीमेटिक मानचित्र होगा। और बिना पैमाने का आरेख कैसा होगा? वो रेखा चित्र होगा। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर, मेन क्वेश्चन आंसर। पांचवा प्रश्न होगा इससे, ये आपका मेन रूप से पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? आपको बताया था कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। तो पहला घटक कौन सा हो गया? पहला घटक हो गया दूरी, दूसरा हो गया दिशा और तीसरा क्या हो गया? प्रतीक। मानचित्र बनाते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है और कौन किस दिशा में स्थित है। और तीसरा, अगर कोई चीज़ दिखा रहे हो मानचित्र में तो इसके लिए आप कौन से प्रतीक का यूज कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु यानी कि प्रधान दिशाएं, दिग्बिंदु यानी कि दिशाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु 4 हैं, यानी कि हमारी प्रधान 4 दिशाएं हैं। पहली है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा है पश्चिम। 4 दिग्बिंदु कह लो या 4 मुख्य दिशाएं कह लो, ये चारों ही हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के पैमाने से आप
क्या समझते हैं। मानचित्र का पैमाना होता है, उससे वो क्या होता है ये आपको इसके क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। आपके गणित में आता है ना अनुपात, 1:2, 2:4 या 2:3, तो वही है कि पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पे 5 किलोमीटर का पैमाना 1 सेंटीमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर, या 500 मीटर का पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये पैमाना हो गया आपका। तो पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र के बीच की दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। प्रश्न 4 है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र निम्न कारणों से अधिक सहायक होते हैं। क्यों? कि मानचित्रों से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारियां देते हैं। मानचित्र हमें क्या होता है, ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारियां देते हैं। दूसरा है, मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह कई तथ्यों को दर्शाया जा सकता है, अर्थात एक साथ कई बातें बताई जा सकती है। अब है कि ग्लोब में तो क्या हुआ, केवल आप अब देश बता सकते हैं, उसके साथ है जैसे देश बता दिए, महासागर बता दिए, महाद्वीप बता दिए। लेकिन मानचित्र में क्या हुआ कि मानचित्र में मैं देश भी बता दिए, महासागर महाद्वीप भी बता दिए, उसके साथ और भी कई बातें उनकी बता सकते हैं। तो उसमें एक बड़ी किताब, जो बड़ी किताबें होती है उसमें कई तरह की बातें लिखी जाती है, उसी तरह से मानचित्र में भी एक साथ कई बातों को दिखाया जा सकता है। फिर है इसका तीसरा बिंदु क्या है, इसका तीसरा बिंदु है कि मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। अब क्या है, मानचित्र को तो क्या है ना, आपने फोल्ड किया, अपने बैग में डाला और लेके चले गए, या फोल्ड किया हाथ में उठा के लेके चले गए आप। लेकिन ग्लोब क्या होता है, ग्लोब गोल होता है, उसको बैग में डालो, अगर छोटा ग्लोब है तब तो ठीक है, तो और बड़ा ग्लोब है तब आपके बैग में भी नहीं आएगा, और हाथ में उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो मानचित्रों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। उसके बाद है 5वां प्रश्न, मानचित्र और खाका के बीच में अंतर बताइए। मानचित्र किसे कहते हैं और खाका किसे कहते हैं, इसके बीच में आपको अंतर बताने हैं। तो इसका जो पहला अंतर है मानचित्र क्या का पहला है कि मानचित्र पृथ्वी की एक सतह या उसके एक भाग का रेखा चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है, ये मानचित्र पृथ्वी की एक सतह या इसके एक भाग का रेखा चित्र होता है, जबकि खाका एक छोटे क्षेत्र या भवन का रेखा चित्र होता है। खाका तो बहुत छोटे पैमाने पे होता है, इसका पैमाना बिल्कुल छोटा सा होता है। खाका तो आप घर का बना सकते हो, एक कमरे का बना सकते हो, लेकिन मानचित्र क्या होता है, घर का मानचित्र नहीं होता है, घर का तो एक खाका ही होता है या रेखा चित्र बना सकते हो। लेकिन मानचित्र पृथ्वी की एक सतह या इसके पूरी सतह का या इसके भाग का मानचित्र बना सकते हो। ये छोटे पैमाने पर आधारित होते हैं। जो पृथ्वी मानचित्र बनाते हैं इसका पैमाना छोटा होता है। इनमें जैसे 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, प्राय तो 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, या लमसम प्राय होता है। वो दूसरा जो पैमाना प्राय माना जाता है वो 500 किलोमीटर का माना जाता है, जबकि ये खाका जो होता है ये अधिक बड़े पैमाने पर आधारित होता है। जैसे फीट हो गया, या वर्ग हो गया, या मीटर हो गया, तो इस 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये बनाया जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट है, मानचित्र से बहुत सी जानकारियां प्राप्त नहीं होती है। अब क्या होता है, मानचित्र में ना बहुत सी जानकारियां कई बार नहीं दी जा सकती कि यहाँ नदी है, यहाँ तालाब है, या यहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं, या बांध बना हुआ है, इस प्रकार के मानचित्र से बहुत सी जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाके से संबंधित क्षेत्र की लगभग पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर आप अपने घर से स्कूल तक का
रास्ते का खाका तैयार करते हो ना, तब इसमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मानचित्र में यह संभव नहीं है। अब है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जिनका पैमाना बड़ा होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में ही आपको बताया ना कि खाका जो होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? उसका आंसर है, पहला पॉइंट है इसका, पॉइंटों में लिखना है आपको। प्रतीकों के माध्यम से मानचित्रों का अध्ययन करना आसान होता है। तो प्रतीकों के माध्यम से मानचित्रों का अध्ययन करना क्या होता है? आसान हो जाता है। विभिन्न आकृतियों के मानचित्र पर प्रतीकों के रूप में निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखा चित्रों का उपयोग कर दर्शाया जा सकता है। अब क्या है, विभिन्न आकृतियों के मानचित्रों के पर प्रतीकों के रूप में अब विभिन्न आकृतियाँ होती है। पहाड़ की आकृति हो गई, नदी की आकृति हो गई, या वृक्षों की आकृतियाँ हो गई। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो? इनके लिए मानचित्रों पर प्रतीकों के रूप में निश्चित अक्षर हो गए, छायाएँ हो गई, रंग हो गए, चित्रों और रेखा चित्रों का उपयोग करके इसको दर्शाया जा सकता है। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक क्या होते हैं? कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक क्या होता है? जगह भी कम घेरते हैं और जानकारी भी अधिक देते हैं। प्रतीक भाषागत समस्याओं को हल करते हैं। जैसे कहीं कोई प्रतीक बना हुआ है तो उसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं प्लस का निशान बना हुआ है, रेड कलर के प्लस में निशान बना हुआ है, तो ये किसका प्रतीक हो गया? ये मेडिकल का प्रतीक हो गया या हॉस्पिटल का प्रतीक हो गया। तो आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई ये यहाँ क्या बना हुआ है, पर आप रेड कलर का प्लस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? हॉस्पिटल है। प्रतीकों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों की भाषा कैसी होती है? प्रतीकों की भाषा विश्वव्यापी होती है, यानी कि सभी प्रतीकों को विश्व में एक समान रूप से अपनाया जाता है। ये था हमारा पाठ 4 मानचित्र भूगोल हमारा आवास का, जिसका शीर्षक क्या था? मानचित्र। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। सबको अपनी अपनी कॉपियों में करना है। ठीक है, थैंक यू।